वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें हम लोग सोशल साइंस का जो आपका ज्योग्राफी वाले पार्ट्स हैं इनके क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है। इसके पहले हम लोगों ने आपके साथ आपके प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन्हें देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो पृथ्वी की जुड़वा ग्रह की बात की जाएगी तो ये कौन होगा, ये होता है आपका शुक्र ग्रह, ठीक है ना। जो आपका वीनस होता है इसको पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार है ये लगभग पृथ्वी के ही समान है, यानी कि पृथ्वी का आकार जितना है लगभग उतना ही आकार जो है किसका है, आपके शुक्र ग्रह का है। इसीलिए इसको पृथ्वी की क्या कहते हैं, जुड़वा जो है बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो है शुक्र ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, शाम का तारा भी कहा जाता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी, ये सभी क्या है, तो ये सारी जो हैं आपकी क्या है, नदियां हैं, ठीक है ना। तो इनमें से कौन एक दूसरे से भिन्न है, तो कौन सा आपका एक अलग है, यानी कि तीन एक आपके चार एक तरह के होंगे, एक आपका अलग होगा, तो कौन सा आपका अलग है। तो देखिए, ये जो आपका भारत का जो निचला वाला हिस्सा है, पेनिनसुलर जो आपका इंडिया है, उसमें जो कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है और आपका जो महानदी है, ये आपका इधर साइड से निकल करके आपका यानी कि एक साइड से आपके दूसरे साइड में बहती हैं, इस साइड में बहती हैं ये सारी सारी, ठीक है ना। यानी कि वेस्ट से आपका किधर साइड बहती हैं, ईस्ट की ओर बहती हैं। लेकिन आपका जो तापी है, एक तो आपकी तापी नदी हो गई, तापी के अलावा एक नदी है आपकी नर्मदा, ठीक है ना। ये दोनों नदियाँ क्या कहती हैं, ये इस साइड में बहती हैं और अपना पानी कहाँ पे गिराती हैं, अरब सागर में गिराती हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि तापी नदी और नर्मदा नदी जो है ये दोनों अपना पानी जो है इधर साइड में अरब सागर की ओर, पश्चिम की ओर बहती हुई गिराती हैं, ठीक है। तो ये दोनों नदियाँ अधिकतर जो है पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो याद रखना इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में तो आपका तापी दिया है, ठीक है ना। तो तापी क्वेश्चन में था, अगर नर्मदा होता तो नर्मदा भी इसका आंसर होता। ओके, तो ये आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि दो कथन दिए गए हैं और कथन के अनुसार हमको जो है बताना है कौन सा सही कथन है, कौन सा गलत, या फिर दोनों सही या फिर दोनों गलत। तो पहले कथन पढ़ते हैं, वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में स्थित हैं। ग्रीनविच क्या होता है, देखिए जो आपका पृथ्वी होता है, ठीक है ना, पृथ्वी के बीचों बीच अगर आपका एक जो आपका क्या कहते हैं देशांतर रेखा खींची जाती है, तो इसको इसी को जो है जो आपका है ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर को, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में, मैंने अभी बताया तो आपको याद होना चाहिए कि ईस्ट आपका हमेशा इधर होगा, वेस्ट आपका इधर होगा, ठीक है। तो जो स्थान जो है पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच से आगे होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पश्चिम में उसका समय जो है ग्रीनविच पे जितना, जैसे अगर यहाँ पे 12 बज रहा होगा तो इधर साइड में उससे कम ही बज रहा होगा, यानी कि पीछे होता है समय, ठीक है। अगर ये पूरब की ओर होता तब समय आगे होता, ठीक है। भारत आपका यहाँ पे स्थित है, तो इसीलिए आप देखते हो कि भारत जो है +5:30 लिखा होता है। इसका मतलब क्या है कि ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री पे जो समय हो रहा है, लंदन में जो समय हो रहा है, वहाँ से भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। तो पश्चिम में जो है उनका समय आगे नहीं होता, उनका समय पीछे होता है। तो पहला तो कथन जो है आपका ये गलत है, ठीक है। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी, ठीक है ना, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये आपका जो है कथन सही है, ठीक है। कथन बी हमारा सही है, कथन ए गलत है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा, ए गलत है और बी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है हम देखेंगे जहाँ पे लिखा है कि ए गलत है और बी सही है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, इसके अलावा देखो अगला हमारा है कथन, कथन वाले क्वेश्चन फिर आ गए आपके क्वेश्चन नंबर 4 में भी। तो पहले हम कथन और कारण पढ़ेंगे। कथन कह रहा है कि कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधियों के बीच अंतर करना मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो ये अगर आपकी पृथ्वी है तो यहाँ पे जो होता है अक्षांश रेखा होती है, बीचों बीच इधर से काटती है, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है। और जो आपका भारत का नक्शा है वो आपका यहाँ तक कम से कम आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कन्याकुमारी स्थित है एकदम पॉइंट पे, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिन और रात की अवधियों के बीच में अंतर करना मुश्किल होता है। जो आपका 0 डिग्री अक्षांश है
यहाँ पे क्या होता है कि आपका दिन और रात की अवधि लगभग बराबर ही होती है, लगभग बराबर होती है। तो यहाँ पे दिन और रात के बीच में अवधि यानी कि समय का अंतर करना मुश्किल होता है। तो ये बात तो आपकी सही है। ठीक। देशांतरी विस्तार रात और दिन की अवधि को प्रभावित करता है। तो देखिए देशांतरी विस्तार जो है रात और दिन की अवधि को प्रभावित नहीं करता। अभी हमने जो है पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि देशांतर क्या बताता है। देशांतर यानी कि ये आपका देशांतर है, ये क्या है आपका, ये अक्षांश कहलाता है। तो देशांतर केवल आपके समय को बताता है, याद रखना, देशांतर केवल समय को बताएगा। तो दिन और रात की अवधि कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ये जो है आपका कौन डिसाइड करता है, ये अक्षांश रेखा से डिसाइड करता है। अक्षांश रेखा अगर यहाँ पे है तो जो है दिन रात की अवधि में बहुत ज़्यादा अंतर होगा, यानी कि कोई स्थान यहाँ पे स्थित है तो दिन और रात की अवधि में अंतर होगा। लेकिन अगर 0 डिग्री के पास में है तो दिन और रात के बीच में अंतर जो है वहाँ पे मुश्किल है। ठीक है ना, अवधि क्योंकि जो है ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो याद रखना कि देशांतरी विस्तार दिन और रात की अवधि को नहीं बताता है। कौन बताता है, तो अक्षांशी विस्तार अगर लिखा होता तो वो बताता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी आपका कथन ए तो सही है, लेकिन कारण यहाँ पे क्या है, गलत है। कथन क्या है हमारा, सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सही है और आर जो है आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा वो हमने देख लिया। और यहाँ पे देखिए इसका जो है, जो आपका थ्योरी दी रहती है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार आप देख लिया करना। जो मैं बताता हूँ वही चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यहाँ पे आपको कथन ए बी सी में जो है विशेषताएं दी गई हैं, ये किससे संबंधित है। यानी कि 3 कथन दिए गए हैं ए बी सी, इसमें किसी एक चीज़ की विशेषता दी गई है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में किस चीज़ की विशेषता वो है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। एक विशेषता तो ये है कि उसका ऊपरी भाग जो है मेज के समान सपाट होता है। तो वो पर्वत तो नहीं होगा। पर्वत नहीं होगा क्यों, क्योंकि पर्वत जो है इस तरह की चोटी की तरह होता है। इसके एक किनारे, इसके एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। ठीक है ना, यानी कि मेज की तरह से सपाट हो गया और ढाल की तरह से क्या हो गया, खड़े हुए सपाट जो है आपके इनके ढाल होते हैं। इसमें खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है, यानी कि खनिज पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं। तो कौन सी चीज़ है, घाटी। घाटी तो आपका जो है इधर पहाड़ों के बीच में घाटी होती है। ठीक है ना, तो वहाँ पे ऐसे टेबल जैसे नुमा रचना या फिर इस तरह से सपाट वाले ढलान नहीं होंगे, तो ये भी नहीं होगा। चोटी तो आपका यहाँ पे पहाड़ के ऊपर होता है चोटी, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है ये है हमारा पठार। ठीक है, तो पठार का जो ऊपरी भाग होता है वो मेज की तरह सपाट होता है। ठीक है, इसके किनारे जो है एकदम ढाल खड़े वाले होते हैं और इसमें खनिज पदार्थ भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक फ़ोटो लगा रखी है, आप इससे समझ सकते हो। देखिए ये पूरा आपका सपाट की तरह जो है आपका मतलब कि मेज की तरह आपका सपाट जो है एकदम वो है। और इसके ढाल क्या है, इस तरह से देखो एकदम खड़े खड़े ढाल हैं। ठीक है ना, और ये जो आपके होते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं जो आपके पठार होते हैं। ओके, तो ये आपके पठारों की क्या है, चित्र दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन आपको बताना है सही है। शीतोष्ण पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। तो शीतोष्ण जो आपके पर्णपाती वन होते हैं वो मानसूनी वन नहीं होते हैं, शीतोष्ण में नहीं मिलते हैं। ठीक है, भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो जो आपके पर्णपाती वन होते हैं ये आपके उष्णकटिबंधीय होते हैं। ठीक है, गर्मियों वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। तो ये जो आपके भारत के जो आपके अधिकतर क्षेत्र हैं वहाँ पे किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वाला कथन हमारा क्या है, सही है। भारत के अधिकतर भागों में आपके किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दृढ़ काष्ठ, दृढ़ काष्ठ का मतलब हार्डवुड, यानी कि जिसकी लकड़ी क्या हो, मजबूत हो। ऐसे वृक्ष रोजवुड और आबनूस हैं, ये शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। देखिए जो आपके शीतोष्ण या फिर शीत में जो वन पाए जाते हैं उनकी जो लकड़ी होती है ना वो मृदु होती है, यानी कि सॉफ्ट होती है। वो आपकी सॉफ्ट जो है वुड वाले जो है पेड़ होते हैं। जो आपके जो आपके ठंड वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं उनकी लकड़ियाँ क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं। ठीक है, तो ये वाला भी आपका कथन क्या है, गलत है। उष्णकटिबंधीय वनों को टैगा कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वनों को टैगा नहीं कहा जाता है। शीतोष्ण जो आपके कटिबंधीय वन हैं उनको टैगा कहा जाता है। ठीक है, और जो आपके शीत कटिबंधीय उनको टुंड्रा बोला जाता है। तो ये भी आपका कथन गलत है। केवल आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही आंसर है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी पवनों का उदाहरण है।
देखिए मौसमी पवनें जो है ये मानसूनी पवनों को कहा जाता है, और मौसमी पवनें इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऋतु के अनुसार क्या करती हैं, अपना जो है दिशा परिवर्तन कर लेती हैं। यानी कि एक ऋतु में अगर इधर से चल रही हैं तो दूसरे ऋतु में ये इधर से इस साइड में चलेंगी। तो इनका जो है दिशा परिवर्तन होता रहता है ऋतु के अनुसार, इसीलिए इसको मौसमी पवनें या फिर मानसूनी पवनें कहा जाता है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपके ज्वार भाटा से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से कथन आपके सही है ज्वार भाटा से संबंधित, कौन से गलत हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब ऊंचे ज्वार आते हैं। ठीक है ना, जो आपके पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, जब एक सीध में होते हैं तो क्या होते हैं, आपके ज्वार भाटा उसी समय आते हैं। नहीं, जो आपके तीव्र ऊंचे ज्वार हैं, उच्च ज्वार जो होते हैं वो उसी समय आते हैं जब आपके पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। ये वाला कथन हमारा सही है। जब सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण व विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है तब निम्नतम ज्वार भाटा होता है। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा कथन सही है कि जब आपका सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, इनका गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग दिशाओं में जो है पड़ता है महासागरीय जो है जल पर, तब आपका निम्न ज्वार आता है। ठीक है, उच्च ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं, तो ये आपका गलत है। उच्च ज्वार है तो उसको वृहत, वृहत मतलब बड़ा हो गया। ठीक है, लघु मतलब छोटा, तो इसका नाम ही उच्च ज्वार है, तो आप लघु क्यों बोलोगे, तो ये वाला कथन गलत है। ए और बी हमारा जो है क्या है, कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों में आखेट संग्रहण, स्थानांतरी कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग क्या बनाते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा कि परंपरागत तरीके से घने जंगलों में या फिर गर्म या फिर ठंडे रेगिस्तानों में आखेट करने, यानी कि आप शिकार करने के लिए गए हो, आप संग्रहण कर रहे हो, या फिर स्थानांतरी कृषि के लिए आप क्या करोगे, आप कहीं पे अस्थाई बस्ती बनाओगे या फिर अस्थाई बस्ती बनाओगे या फिर अर्धस्थाई बनाओगे, या फिर ना तो अस्थाई ना ही अस्थाई, ऐसे ही आप वहाँ पे रहोगे बिना कुछ बनाए हुए। तो देखिए, जब भी आप जो है इस तरह के जगहों पे रहते हैं तो वहाँ पे आप क्या बनाते हैं, अस्थाई बस्तियाँ बनाते हैं। यानी कि आप कुछ समय तक तो वहाँ पे रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर वहाँ से आप क्या करते हो, पलायन कर जाते हो। ठीक है ना, आप अस्थाई बस्तियां बनाते हो ताकि वो आपका ख़त्म हो सके। अस्थाई बस्तियां वो उस जगहों पे होंगी जहाँ पे आप रहना चाहो, कई सालों तक आप वहाँ पे रहना चाहोगे, तो वहाँ पे आप अस्थाई बस्तियां बनाओगे। लेकिन आपके गर्म ठंडे रेगिस्तान हो गए, आखेट संग्रहण या फिर स्थानांतरित कृषि आप कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अस्थाई बस्तियां बनानी पड़ेगी। कुछ समय तक आप वहाँ रहोगे, फिर वहाँ से चले जाओगे। ओके, तो ये हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक हैं। प्रतिकर्ष कारक यानी कि प्रवास क्या है, आप किसी जगह पे क्यों जाओगे, किसी जगह पे, यानी कि आप यहाँ पे रह रहे हो, अब आपको यहाँ पे जाना है तो आप यहाँ पे क्यों जाओगे, या फिर जो है ये प्रतिकर्ष कारक पूछ रहा है। प्रतिकर्ष कारक है का मतलब है कि उल्टा कारक कौन सा है, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ पर नहीं जाने के लिए कौन सा कारक है। कार्य हेतु आपको बेहतर अवसर, अगर मान लो यहाँ पे आपको बेहतर अवसर मिल रहा है तब तो आप यहीं पे रहोगे ना, यहाँ नहीं जाओगे। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अगर यहाँ मिल रही है तो आप यहीं पे रहोगे। लेकिन अगर यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं आपकी ख़राब हैं तब आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पे प्रवास कर जाओगे। और अच्छे शैक्षिक संस्थान यहाँ पे नहीं है तब भी आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पे प्रवास कर जाओगे। तो आपको बताना है कि कौन से जो है इसमें से प्रतिकर्ष कारक हैं, ऐसे कारक जिसकी वजह से आप प्रवास कर जाओगे। तो ऑप्शन नंबर सी और डी जो है, यहाँ पे अगर खराब स्वास्थ्य सुविधा होगी तब भी हम प्रवास करेंगे, अच्छे शैक्षिक संस्थान नहीं रहेंगे तब भी हम प्रवास करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी हमारा किस ऑप्शन में मिलता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी हमें मिल जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसे कारक जिसकी वजह से आप एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाना चाहते हो, वही होता है आपका प्रतिकर्ष कारक। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जनसंख्या में कार्यशील आयु समूह को दर्शाता है। कार्यशील आयु समूह क्या होता है, जो आपका कार्य करने लायक जनसंख्या है। ठीक है ना, जो काम कर सकती है, वो कौन से आपका आयु समूह है। 30 से 60 वर्ष, 30 से 75 वर्ष, या फिर 15 से 65, या फिर 15 वर्ष से कम। तो 15 वर्ष से कम वालों को तो काम नहीं कराना है। ठीक है ना, इसके लिए संविधान में भी आपको जो है क्या बना हुआ है, कानून बना हुआ है। तो जो आपकी कार्यशील आयु समूह होता है वो आपके 15 से 65 वर्ष के बीच का जो आयु समूह होता है उसी को कार्यशील आयु समूह कहा जाता है। ठीक है, 15 वर्ष से 65 वर्ष के बीच का जो आयु समूह होता है वही आपका काम करने लायक आयु समूह होता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गेहूं की फसल के संदर्भ में आपको बताना है कि इसे क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं। तो सुनहरा रेशा गेहूं को नहीं कहा जाता है। जो आपका सुनहरा रेशा या फिर गोल्डन फाइबर है वो किसको बोला जाता है, जूट को। जूट यानी कि जो आपका पटसन होता है आपके पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में पाया जाता है, उससे सुनहरा रेशा कहा जाता है, गेहूं को नहीं कहा जाता। इसे वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। तो वर्षा की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, हल्की वर्षा की आवश्यकता होगी, आपका मध्यम वर्षा की और मध्यम तापमान की भी आवश्यकता हो, यानी कि ज़्यादा तापमान नहीं होने चाहिए गेहूं के लिए और ज़्यादा वर्षा भी नहीं होनी चाहिए। इसका विकास काली मृदा में अच्छे से होता है। तो काली मृदा में जो है गेहूं का विकास नहीं होता है। काली मृदा किसके लिए सबसे अच्छी होती है, तो वो आपका कॉटन यानी कि कपास के लिए सबसे अच्छी होती है आपकी काली मृदा, ठीक है। तो ये भी कथन आपका गलत है। पहला ये आपका बी वाला तो सही था। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो अगर आप देखोगे कि गेहूं के खेत जो है, गेहूं जो है आपका कब बोया जाता है, तो आपके ये अक्टूबर नवंबर के लास्ट में जो है, अब अक्टूबर आ गया है, अब जो है ये 15 अक्टूबर के बाद जो है गेहूं की बुआई शुरू हो जाएगी। तो नवंबर दिसंबर यानी कि ठंड के मौसम में जो है ये उगेगा आपका। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है, बी भी सही है। ऑप्शन नंबर नहीं है, ये आपका कथन बी और डी सही है। तो बी और डी आपके किस ऑप्शन में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाता है कि बी और डी क्या है हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही है। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति आपके इसके लिए कौन कौन से कथन सही आपको बताना है। यह केवल यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर वाले समीप क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए यूरोप में नहीं पाई जाती, ठीक, ये अमेरिका वाले कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, एशिया में नहीं पाया जाता। तो पहला वाला कथन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, अंगूर जैसे नींबू वंश यानी कि जो आपके साइट्रस फल होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, वो पैदा किए जाते हैं। तो ये वाला कथन तो हमारा सही है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में खट्टे फलों को पैदा किया जाता है। यहाँ पर वन्य जीवन भी कम है, तो ये भी बात सही है। यहाँ पे क्या है, वन्य जीवन आपके क्या है, कम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर नहीं, कथन बी और सी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में मिलता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है कि बी और सी हमारा क्या है, सही आंसर है। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके ज्योग्राफी से। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप शेयर करोगे अपने दोस्तों तक। वीडियो पे आप कमेंट कर दिया कीजिए जो भी आपको लगे वीडियो देखने के बाद। लाइक कर देना अगर आपने यहाँ पे वीडियो को आपको पसंद आया हो, और सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको अगली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।